नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अगर जेल में बंद है लॉरेंस, तो उसके बाद भी वो आखिर हत्याएं कैसे करा रहा है। उसके गुर्गे आखिर लगातार जिस तरह से एक के बाद एक हत्या करने के बाद जिम्मेदारी लेते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि चलन अब यह चल पड़ा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद भी उसके गुर्गों ने उसी तरह से हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और अब राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करने के बाद भी उसी तरह से ऐलान किया गया और कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने कराई है। अब ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं कि आखिर क्या राजस्थान पुलिस से अगर सुखदेव सिंह ने सुरक्षा मांगी थी तो अभी तक दी क्यों नहीं गई? क्या इसमें और कौन कौन से पेच फंसे हैं, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, जिस तरह से राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाती है और अभी तक किसी भी अपराधी को ना पकड़ा जाना, ये हमलावरों के मनोबल को बढ़ावा नहीं तो क्या है। राजस्थान की जनता कब तक असुरक्षित है? आज एक मरे हैं, कल 1000 भी मर सकते। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हत्याकांड के आरोपी तीसरे दिन भी पुलिस की पकड़ से दूर है। हमलावरों के बारे में पुलिस को पूरी जानकारी मिल चुकी है। दोनों हमलावरों की पहचान हत्याकांड के कुछ ही देर बाद कर ली गई। बावजूद इसके पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। दोनों हमलावरों के नाम रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी बताए गए हैं। रोहित नागौर जिले के मकराना के पास स्थित जूसरी गांव का रहने वाला है, वहीं नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। दोनों हमलावरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। रोहित राठौर रेप केस में जेल जा चुका है, तो वहीं नितिन फौज से भागा हुआ है। अपराध की तमाम सीमाएं लांघकर अपराधी अपराध की दुनिया में नंगा नाच कर रहे। इसके जिम्मेदार कौन है? सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? अब एक के बाद एक सवाल तमाम उठने लगे हैं कि आखिर क्या राजस्थान में कानून की जगह गैंगस्टर का राज चल रहा है? आखिर इतनी आसानी से गैंगस्टर कैसे किसी के भी घर में घुसते हैं और उसके बाद उसके दिन दहाड़े हत्या करती जाती है? सवाल तमाम हैं और इन्हीं पर अब चर्चा करेंगे। अब जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आशीष मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अतर सिंह गुर्जर जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और वेद भूषण जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। आशीष जी, अगर मार्च में सुखदेव सिंह सुरक्षा मांगते हैं पुलिस प्रशासन से और मार्च से होते होते दिसंबर तक का समय आ जाता है, लेकिन राजस्थान की पुलिस यह तय नहीं कर पाती है कि भैया सुरक्षा दें या ना दें, तो यह कैसे कानून का राज फिर स्थापित होगा? जी बिल्कुल राणा जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं। किसी की भी जान जाए कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार की दुर्दैव जो दुर्घटना हुई है, घर में घुस के किसी को मार देना, ये निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने के बराबर है। मार्च में निश्चित तौर पे कि पंजाब की पुलिस ने जब लिखा था, लिखित रूप में कहा गया था, तो निश्चित तौर पे, लेकिन एक गृह विभाग जो डिपार्टमेंट है वो एक अपनी जांच करता है, वो अपने सूझबूझ के आधार पर किसी को सुरक्षा मुहैया कराता है। उस समय इस प्रकार की कोई बड़ी थ्रेट ऐसा नजर नहीं आई थी जिस वजह से कि ये समझा जा सके कि सुरक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पे ऐसी बात कर रहे हैं आप आशीष जी, फोन आता है पाकिस्तान और दुबई के नंबरों से और उसमें कहा जाता है कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूं,
उसमें हत्या करने की धमकी दी जाती है, उसमें रिश्वत मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। जी, मैं कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा लग नहीं रहा था। गृह विभाग को ऐसा सूझबूझ में उनको नहीं समझ में आया होगा। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि गृह विभाग को इतना समझ में ही नहीं आया कि किसी दूसरे देश में बैठकर कोई फोन कर रहा है, धमकी दे रहा है, फिरौती मांग रहा है, और गृह विभाग को कुछ लग ही नहीं रहा, वो मामूली बात लग रही है उसे। देखिए, मैं आपको किसी के सिर पे ठिकरा नहीं फोड़ना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मार्च से लेकर दिसंबर तक का वक्त आया, हमारी सरकार ने सुरक्षा न देते हुए भी व्यक्ति को सुरक्षित रखा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 से 4 दिनों के अंदर ही घर में घुस के आदमी को गोली मार दी जाती है। मतलब हमारे शासन काल में कानून का खौफ बरकरार था। एक फोन कर देना और एक किसी के घर में घुस के किसी की जान ले लेना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आशीष जी, जो तर्क दिया है वो गले से उतर नहीं रहा है वैसे, लेकिन चलिए, आपको बचाव करना है अपनी सरकार का, तो आपकी जिम्मेदारी है। बचाव की बात नहीं है। ठीक है, लोटूंगा। अतर सिंह जी, जिसका नाम इसमें आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, वो एक के बाद एक हत्या कर देता है, वो भी तब जब वो 9 साल से जेल में बंद है। अगर बाहर होता तो कितना आतंक फैलाता। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि क्या यूं कहा जाए कि जेल के भीतर होने के बाद भी गैंगस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो चाहे कर सकता है। अतर सिंह जी, आपने शायद अपना ऑडियो म्यूट किया हुआ है, एक बार उसको जरा ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए उसे। ठीक है, एक बार जरा जी टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम हो उसको चेक कराइएगा। मैं वेद भूषण जी के पास जा रहा हूं। वेद भूषण जी, किस तरह से इस पूरे मामले को समझा जाए? एक तरफ सुखदेव जी जाकर पुलिस से कहते हैं कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मार्च से होते होते दिसंबर बीत जाता है लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती। पुलिस को समझ में ही नहीं आता कि सुरक्षा देनी भी है या नहीं देनी है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह कि अगर जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई और उसके बाद भी अगर वो इस तरह की घटनाएं करा सकता है एक के बाद एक, तो बाहर होता तो कितना खतरनाक होता। और आखिर सरकार को उसका कुछ परमानेंट इलाज तो ढूंढना पड़ेगा। देखिए राम जी, इतनी बड़ी पुलिस के इतिहास में बहुत रेयर हुई होगी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। उसमें अब जाकर पंजाब सरकार ने चार्जशीट फाइल करी और ये माना है कि वहां के पुलिस अधिकारियों की, एसएसपी तमाम पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। परंतु अब फिर सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या केवल नीचे के अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्यों डीजी और तमाम लोग जिम्मेदार नहीं जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है? वही सवाल यहाँ पैदा होता है जब एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, मैं दोबारा बताता हूं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको शेयर किया। वो शेयर किसी एसएचओ, एसीपी या डीसीपी के लेवल पर नहीं होता, वो डीजी और सीएम के लेवल पर होता है। तो इसलिए जो उनकी पत्नी ने एफआईआर कराई है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की पत्नी ने, उसमें उनको डीजी साहब को और सीएम साहब को भी एक्यूज के रूप में उन्होंने बताया है। क्योंकि ये नेग्लिजेंस का मामला है, इसमें लापरवाही नहीं, जानबूझकर इंटेंशनली हुई है या गलती से, जैसा हमारे पहले प्रवक्ता बता रहे थे कि क्या मतलब जाने अनजाने में कोई गलती हुई, ये एक इन्वेस्टिगेशन की चीज है। परंतु चूक इतनी बड़ी है कि ये मतलब इसको आप छोटे ढंग से ना मैं ले सकता, ना कोई हिंदुस्तान में इस बात को हजम कर सकता कि आम बात थी। आम बात नहीं थी, मार्च से संबंध है कि सारी बातें दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है, जब आचार संहिता लगी हुई थी और जब इस तरह का इनपुट था कि उनकी जान को खतरा है, धमकी आ रही है दुबई के नंबर से, इंटरनेशनल कॉल से रोहित गुजारा उनको धमकी दे रहे हैं। दोबारा बताएं, दुबई से जब उनको धमकी आ रही थी लगातार, तो क्या उस पर कोई चेक किया गया? क्या उसके लिए कोई सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए? आचार संहिता के दौरान तमाम राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं। आशीष जी को शायद आवाज नहीं जा रही है वेद भूषण जी की, एक बार चेक कीजिएगा टेक्निकल टीम।
जी वेद जी तो अपनी बात पूरी उसमें कीजिए। उनके जो असले जमा करा दिए गए, जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, उन तमाम के असले जमा करा दिए गए। ये एक प्रशासन की बहुत बड़ी गलती और भूल और चूक थी, नेग्लिजेंस था, क्योंकि जो डीएम और एसएसपी हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं जो लोकल वहां की पुलिस है, क्योंकि जब उनको पता था कि ये खतरे में है तो उसके असले उनको एक्सेप्शनली छूट दी जा सकती। इस तरह का प्रोविजन कानून में है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह का प्रोविजन है। दूसरा, उनके पास जो है ये यदि वो नहीं कर पा रहे थे तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, गृह मंत्रालय को लिखा जाता कि हम सुरक्षा प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है या हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फोर्स है, तो कहीं ना कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती कि आपने बताया और आप सेंट्रल गवर्नमेंट फेल होगी, इसमें सीआरपी बीएसएफ कहीं से भी उनको सिक्योरिटी दी जाती। बिल्कुल, अब जहां तक बिश्नोई का संबंध है, चूंकि वो इंटरनेशनल आज की डेट में दाऊद के लेवल का एक क्रिमिनल बन चुका है। आपको अभी भी पता है कि दाऊद पाकिस्तान में कराची से जहां भी से भी ऑपरेट करता है, पूरी दुनिया में उसके गुर्गे फैले हैं। दुबई, मिडिल ईस्ट, साइप्रस, थाईलैंड, इंडिया, हर जगह वो वहीं पर बैठे बैठे ऑपरेट करता है। उसको किसी से इशारा करने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं। जो भी उसका हिसाब किताब पत्ती उसकी पैसे आती है वो ऑटोमेटिक उसके नाम से, उसके भय से आती है। तो जो बिश्नोई है उसने अपना ऐसा एक साम्राज्य पैरेलल खड़ा कर लिया है कि शायद आने वाले टाइम में दाऊद को पीछे छोड़ जाएगा और वो बहुत आगे चलेगा। उसके जो गुर्गे हैं वो बिना कहे, उसके कहने पर वो काम करके गुजर चुके होते हैं, तब उसको पता लगता है कि ये काम इंडिया में हो चुका है। जो कि उसके गुर्गे हैं, और छोटे मोटे गुर्गे नहीं, दिल्ली के अंदर अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 450 जो उसके एजेंट दिल्ली के अंदर बैठे, राजधानी के अंदर बैठे पहलवान है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी एक परेशानी का सबब बन चुका है। आने वाले समय में यदि इस तमाम जो जेल के अंदर जिस तरह से उसको रखा गया है, कहीं और शिफ्ट किया जाए, जैसा कि अमृतपाल के केस में शिफ्ट करके उसको दूसरे स्टेट में ले जाया गया, और उस पर बहुत सुरक्षा की जरूरत है, उस पर पैनी निगाह रखने की जरूरत है। उसके जो भी एसोसिएट्स हैं उनको और नकेल कसे जाने की जरूरत है, नहीं तो इस तरह की चीजें और अंजाम हो सकती है। वेद जी लौटता हूं। अतर सिंह जी, सरकार से बड़ा हो गया है लॉरेंस बिश्नोई? आज की परिस्थितियों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि या तो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी रही थी या फिर उसकी पहुंच सरकार से भी बड़ी है। जो आदमी जेल में बैठा बैठा और आदमियों को धमकी दे रहा है, जो केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनकी तो काउंटिंग होती है, जो केस रजिस्टर्ड नहीं होते वो बिना नंबर के होते हैं। ये कौन सी सरकार से बड़ा है, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? राज्य सरकार से बड़ा है। केंद्र सरकार के ऊपर हम ठीकरा नहीं फोड़ सकते, क्योंकि जब पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई कौन सी जेल में बंद है? लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली बंद है। हाँ, कौन सी जेल में बंद है? लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में है। भटिंडा सेंट्रल जेल। जी। तो सेंट्रल जेल मेरे हिसाब से तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती होगी ना, जिस स्टेट में होती है जेल उस स्टेट के अंडर आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर है राणा साहब। आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के स्टेट का सब्जेक्ट है। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसके अंडर ये जेल आती है। मैं एक करेक्शन के लिए बीच में इंटरवीन कर रहा था। हाँ, नहीं इसीलिए नहीं, जो मैं भटिंडा सेंट्रल जेल के बारे में पूछ रहा था जी। लेकिन जब पंजाब पुलिस ने नहीं, मैं वेद भूषण जी से ये जरा एक बार मैं करेक्ट करा लूं कि भटिंडा सेंट्रल जेल किसके अंडर में आती है वेद भूषण जी? वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यदि वहां से भी वो ऑपरेट कर पा रहा है। हाँ। आपको याद होगा कि उसने भटिंडा जेल से एक बड़े चैनल को एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था। मैं भी उस इंटरव्यू में, उस डिबेट के अंदर मौजूद था। तो जब इस तरह की नेग्लिजेंसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाए, चाहे पंजाब हो चाहे उसके लिए अब जैसे राजस्थान के अंदर जो प्रीवियस गवर्नमेंट जाती हुई सरकार है, उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी ये हड़बड़ाहट कह लो, काम ना करना आता है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। ये बहुत बड़ी चूक है, नेग्लिजेंस है। उनको मानना चाहिए कि गलती हुई है, तभी उनका पीछे छूटेगा, अदरवाइज ये जल्दी से पीछे छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, अब पंजाब की जो राजस्थान में नई सरकार आ जाएगी, वो डॉक्यूमेंट अब पब्लिक डोमेन में छिप नहीं पाएंगे, वो अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, अशोक गहलोत चले गए, पर उनको पीछा करती रहेंगी चीजें। वेद जी मैं लौटता हूँ। वेद जी हाँ, अतर जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो क्या इसका कोई परमानेंट इलाज तो ढूंढना पड़ेगा ना? अगर जेल से बैठकर भी वो कुछ भी करा सकता है, किसी की भी हत्या करा सकता है, किसी के भी घर में घुस सकता है, तो कुछ तो परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। परमानेंट इलाज शुरू होता है स्टेट से।
अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगर कोई अपराधी का लेवल इतना बढ़ा है कि वो दूसरे राज्यों में या देश से बाहर कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए भारत सरकार अगर कोई ऐसे देश में चला गया जहां प्रत्यर्पण की संधि नहीं है तो उस देश से प्रत्यर्पण की संधि के तहत उसको ले सकता है। इंटरपोल पुलिस से मदद ले सकता है। ये सब थी, लेकिन नेग्लिजेंसी यहाँ आई है। एक आदमी की जान चली गई, एक समाज के मुखिया की जान चली गई, वो कोई बात बड़ी नहीं। लेकिन जहाँ एक गवर्नमेंट मार्च के महीने में जिसको पंजाब सरकार से ऑथेंटिक लेटर आता है और उसको देखो, राजस्थान में कोई गृह मंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री था, वही गृह मंत्री था। जब गृह मंत्रालय के माध्यम से डीजीपी को ये लेटर आ गया तो क्यों नहीं संज्ञान लिया? अगर समय पे गवर्नमेंट संज्ञान लेती, कोई कार्रवाई करती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अब ये ऐसे समय में सोची समझी साजिश के तहत प्लान हुआ है ये प्रोग्राम हत्या का, कि जब एक सरकार चली गई और दूसरी सरकार बनने वाली है, इस बीच में जो राज्यपाल कार्यकारी सरकार जिसे हम बोल सकते हैं, उस पीरियड में ये घटना घटी है। हम ये कहते हैं कि आज पब्लिक ने हमको मैंडेट दिया है, चुनाव में हमारा मुद्दा था, राजस्थान में क्राइम बढ़ता जा रहा है, इतना क्राइम हो गया कि राजस्थान पहले नंबर पे आ गया। इसको हम सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक मुद्दा लेके आई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे। इन्होंने जो आहट की है सरकार बनने से पहले, जो क्राइम की आहट की है, हम खुल्लम खुल्ला इस बात को कहते हैं, हम हमारी सरकार बनते ही ऐसे अपराधियों को हम ढूंढ ढूंढ करके राजस्थान से बाहर फेंक देंगे। वो अपराधी अगर देश में कहीं भी छुप रहा है तो लाएंगे, और अगर कोई विदेश में भी चला गया है तो हम उस देश की मदद से उसको वापस भारत ला करके और उनके काले कारनामों की सजा देंगे। ठीक है आशीष जी, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि जब तक हम थे तो तब तक कुछ नहीं हुआ, हमारी सरकार गई तो उसके बाद से 2-3 दिन बाद ही ऐसी घटना घट जाती है। तो क्या अभी दूसरी सरकार ने पूरा चार्ज ले लिया? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दूसरी सरकार ने चार्ज नहीं लिया है, लेकिन जिस दिन नतीजे आए, अशोक गहलोत जी जिम्मेदार रूप से जाकर गवर्नर से मिलते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। आज इसके बावजूद भारत में राज्यों में परिस्थिति बनी हुई है और पूरे भारतीय जनता पार्टी में इतने चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि राज्य का मुखिया होगा कौन, इनको निर्णय करने में समय लग रहा है। इसी के साथ ही इनके कोई भी नेता है, आप सड़कों पे जाके देखिए, एक दूसरे को धमकाने का काम कर रहे हैं। और अभी कुछ समय जो पहले, लेकिन सवाल ये है ही नहीं ना, सवाल तो मेरा इतना सा है कि आखिर आपकी तरफ से भी चूक हुई, ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं? अगर आपकी सरकार रहते हुए आपकी अगर पुलिस ने सुरक्षा दे दी होती तो शायद ये घटना नहीं घटती 5 दिसंबर को। देखिए वहां पे जैसे कि अभी हमारे सीपी साहब बता रहे थे, तो निश्चित तौर पे मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि वहाँ के जो डीएम, कलेक्टर और जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, निश्चित तौर पे कि ग्राउंड लेवल का बेस जो है वो किस लेवल का थ्रेट है या क्या बातें हैं, और अगर थ्रेट है तो सुरक्षा मुहैया करना, उसको रिपोर्ट पॉजिटिवली ऊपर देना। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी हैं उनको नैतिकता लेते हुए छानबीन करके ये जवाबदेही देने का काम होता है। अगर ये कोई कहता है कि सुरक्षा में चूक हुई या उन्होंने सुरक्षा मांगी, हम उसे नहीं दे पाए, तो निश्चित तौर पर मैं पहले क्रम पे प्रशासन के अधिकारियों को लेकर आना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज को हाइड रखा, जिस वजह से सही मौके का फायदा उठाकर आज जब देखे कि राज्य में भागदौड़ बड़े वेदभूषण जी ठीक है। और इसी साथ में एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, जो कुछ समय पहले बात चल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है। लॉरेंस बिश्नोई जो है कस्टडी में इस समय तिहाड़ की जेल में बंद है। साथ ही जब किसी आरोपी को इंटरव्यू करके थ्रेट देने का खुले अगर आप छूट देंगे, मैं महाराष्ट्र की धरती पे इस समय बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे सलमान खान को भी थ्रेट दिया गया था, हमने तुरंत उनको लाइसेंस भी, आर्म्स के लाइसेंस भी दिलवाए और साथ में सिक्योरिटी भी हमने दिलवाया है। ठीक है वेदभूषण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, मई 2022 में होती है, दिसंबर 2022 में होती है, फरवरी 2023, मई 2023, सितंबर 2023, अक्टूबर 2023 और अब 5 दिसंबर 2023, एक के बाद एक हत्या की जा रही है और सबकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ले रही है। तो इसका कोई तो परमानेंट इलाज होगा, उसको फांसी दी जाए, उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए,
कैसे उसका कनेक्शन तोड़ा जाए? अगर वो जेल में रहकर भी अपने गुर्गों से लगातार बात कर रहा है तो कोई तो है इसके पीछे, कोई तो मिली भगत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राणा जी। पहले मैं अतर सिंह जी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं उनकी बात को। हाँ। पहली बात तो आज भी अशोक गहलोत जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता वो एक्टिंग सीएम आज भी हैं। इसलिए मैंने कहा था कि वो अपनी प्रशासन की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। अशोक गहलोत आज भी वो स्टेट के एक्टिंग सीएम है, कार्यकारिणी चीफ मिनिस्टर है। अब जहां तक बिश्नोई का संबंध है, यदि ये बिश्नोई यूपी के अंदर होता, जेल के अंदर होता, तो क्या इतना सुरक्षित और महफूज रहकर अपने रिएक्शन कर सकता? कहीं ना कहीं सरकार का एहतराम होता है, एक परचम होता है, एक मैसेज देना होता है। बुलडोजर को कितना क्रिटिसाइज किया गया, तमाम पार्टियों ने पूरे हंगामा मचा दिया कि बुलडोजर क्या है, पर बुलडोजर का मैसेज देखा कितना स्ट्रॉन्ग गया। तो सरकार का कहीं ना कहीं दबदबा नहीं था प्रशासन के ऊपर उनका, जैसा आप मिश्रा जी खुद ही मान रहे हैं कि डीएम और एसएसपी अपने साथ उनके कंट्रोल में नहीं थे या कंट्रोल करना नहीं चाहते थे या उनसे चूक हुई, तो कहीं ना कहीं तो गलती तो हुई है। तो ये प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि किसी थाने के क्षेत्र के अंदर वहां के एसओ का दबदबा ना हो, क्योंकि क्लर्क थोड़ा ना भर्ती किया गया, थानेदार भर्ती किया गया उसको, एसएचओ एसएसपी डीजी इतने बड़े बड़े तमगे और बड़ी बड़ी उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं, इसलिए दी जाती है कि छोटी सी चूक भी उनकी जिम्मेदारी। वेदभूषण जी समय कम है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इसका परमानेंट इलाज क्या होगा? इसका परमानेंट इलाज ये है कि जिस तरह से दाऊद पाकिस्तान भागने के बाद में निरंकुश हो गया, जो रोहित गोदारा बता रहा है जा रहा है कि यूएसए के अंदर छिपा हुआ है, इससे पहले कि ये भी जेल से निकलकर भागे, इसका इलाज मैंने आपको इशारे में बता दिया है। बुलडोजर होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आपको याद होगा विकास दुबे बड़ा मशहूर एक पॉलिटिशियन भी थे और गैंगस्टर भी थे, उनकी गाड़ी पलट गई थी, तो ऐसी गाड़ी पलटी जानी चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूँ इस चीजों का, क्योंकि बिना मैसेज जब तक स्ट्रॉन्ग मैसेज अतर जी आ रहा हूं आपके पास, ठीक है जब तक अतर जी परमानेंट इलाज कैसे और कब तक इसी तरह क्रम चलता रहेगा और इस तरह के गैंगस्टर पनपते फूलते रहेंगे। ठीक है, अदालतों का सिस्टम है, कानूनी राज है, परंतु कभी कभी ऐसा वेदभूषण जी समय कम है, लास्ट कमेंट ले रहा हूं। हाँ अतर जी, ये लापरवाही के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अभी जो एसीपी साहब कह रहे थे हम उससे काफी हद तक सहमत हैं। भारतीय कानून व्यवस्था ऐसी है कि हम एज ए प्रोसीजर हर चीज को फॉलो करेंगे तो इतना लंबा समय खिंच जाएगा, इतना लंबा समय खिंच जाता है कि उसको सजा देते 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 एक लंबा पीरियड हो जाता है। तब तक इस तरीके के अपराधियों उन जेलों में बैठे बैठे, अब बात प्रश्न यहाँ पैदा होती है नहीं तो अतर जी लॉरेंस की गाड़ी को पलटना पड़ेगा। देखो, आपको कानून की प्रक्रिया को फास्ट करना पड़ेगा। कानून की प्रक्रिया के दायरे में रह करके कानून का उल्लंघन तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता, लेकिन किसी चीज को खत्म करने के 100 तरीके हैं। कुल मिला के इसको हम ये आपकी डिबेट के माध्यम से नहीं कह सकते कि गाड़ी तोड़नी पड़ेगी या बुलडोजर चलाना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं कोई तरीका होगा कि पहले सबसे पहले इनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए इनके कितने तार जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जब पुलिस के अफसरों को थोड़ी सी भी छूट दे देंगे ना और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो एक झटके में अपराध खत्म कर देंगे। पर ये राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये जो बड़े नेता हैं इनके तार इन गुर्गें से भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो ये जो शूटर अभी पकड़े जाएंगे, जिनमें से एक का दावा भी कर रही है हरियाणा सरकार, तो क्या इनके साथ भी यही होना चाहिए अतर जी, क्योंकि वहां तो आप ही की सरकार है? बिल्कुल हमारी सरकार है। मैं तो पहले ही आपसे ये बात बोल चुका हूँ कि तो नितिन फौजी के यहाँ बुलडोजर चलेगा? हमारी सरकार का विधिवत गठन होने से पहले अपराध की आहट हुई है। हम इसको अतर जी नितिन फौजी के यहाँ चलेगा बुलडोजर? मैं बुलडोजर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है आशीष जी लास्ट कमेंट। अतर जी समय कम है। आशीष जी लास्ट कमेंट जो कहना चाहते हैं जल्दी। राणा जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एसीपी साहब ने भी कहा और हमारे बड़े भाई अतर जी ने भी कहा, मैं इन दो चीजों के बीच में कड़ी को जोड़ना चाहता हूँ। जब तक ऐसी गतिविधियों को करने वाले की जड़ को आप खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जो भारतीय संविधान की प्रणाली है कानून की, अगर आप रास्ते में लेके जा रहे, विकास दुबे की गाड़ी पलटी नहीं हुई थी, विकास दुबे की गाड़ी इसलिए पलटवाई गई थी कि ताकि वो पीछे छुपे हुए लोगों का नाम उजागर ना हो। ठीक है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर इलाज क्या होगा लॉरेंस बिश्नोई का या उसकी गैंग का?
तो इसके लिए परमानेंट इलाज ढूंढना बड़ा जरूरी है। क्या लॉरेंस बिश्नोई के लिए एनकाउंटर एकमात्र रास्ता है या उसकी गैंग के सफाई के लिए कोई दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है? अगर जेल के भीतर बैठकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है लॉरेंस बिश्नोई या उसकी गैंग के द्वारा, तो फिर उसको नेस्त नाबूद करना बड़ा जरूरी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।